जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। समय बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे रहेंगे, 3 घंटे 15 मिनट, और पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का। देखो नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों यह जो है यूपी बोर्ड रहेगा और एनसीईआरटी है और सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया था? 1 नंबर का है, राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया था? तो बच्चों सती प्रथा विरोधी आंदोलन का जो है अभियान किया था। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है दोस्तों? एडम स्मिथ ने जो है की है। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना जो है एडम स्मिथ ने की है। भारत में खदान अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1952, 54, 56, 1958। सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए, हो जाएगा 1952 में। भारत में खदान अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? 1952 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरित क्रांति से अधिक लाभान्वित हुआ था? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा, पंजाब। कौन सा प्रदेश हरित क्रांति से अधिक लाभान्वित हुआ था? तो बच्चों पंजाब राज्य। निम्न में से किस राज्य में वन पंचायत का गठन किया गया है? सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा। सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मध्य सूची किस वर्ष तैयार हुई थी? 27 में, 32 में, 40 में, 1935 में। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, वर्ष 1935 ईस्वी में। आर्थिक उदारीकरण की नीति को किस वर्ष अपनाया गया? आर्थिक उदारीकरण की नीति को किस वर्ष अपनाया गया? 1989 में, 1991 में, 1993 में, 1995 में। सही जवाब बी हो जाएगा, वर्ष 1991 ईस्वी में। जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किन देशों को शामिल किया जाता है? विकसित, विकासशील, अल्पविकसित, अति विकसित। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, विकासशील। जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किन देशों को शामिल किया जाता है? तो विकासशील देशों को जो है शामिल किया जाता है। भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शामिल मॉडल है समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में समाजवाद भी शामिल है, प्रजातंत्र भी शामिल है, धर्मनिरपेक्ष भी शामिल है, ये सभी हो जाएगा। साक्षात्कार का स्वरूप माना जाता है सामुदायिक, व्यक्तित्व, सामूहिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, व्यक्तित्व। साक्षात का जो स्वरूप माना जाता है व्यक्तित्व माना जाता है। अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 3-3 अंकों का रहेगा दोस्तों। अतिलघुत्तरी प्रश्न कितने अंकों का रहेगा? 3 अंकों का। औपनिवेशिक काल में भारतीय चेतना का विकास कैसे हुआ? औपनिवेशिक किसे कहते हैं दोस्तों? जब देखो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था, यानी इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने जब शासन किया तो उस समय काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। तो औपनिवेशिक काल में भारतीय चेतना का विकास कैसे हुआ? जब हम लोग गुलाम थे। तो औपनिवेशिक शासनकाल में विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारत को जो है एकीकृत किया तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण से जो है भारत को परिचित कराया गया। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? देखो आ गया, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। संविधान ने पिछड़ी जातियों के विकास में जो है क्या योगदान दिया? संविधान ने पिछड़ी जातियों के विकास में क्या योगदान दिया? पिछड़ी जातियों को बच्चों भारतीय संविधान में ओबीसी के नाम से जाना जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। तो संविधान ने पिछड़ी जातियों के विकास में क्या योगदान दिया? तो संविधान ने सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के रोजगार उपलब्ध करवाए तथा इन्हें समाज की जो है मुख्य धारा में जो है शामिल किया गया दोस्तों। प्राकृतिक निरोध क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक निरोध क्या है? तो माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए हैं, प्राकृतिक निरोध एवं कृत्रिम निरोध। प्रकृति द्वारा, कृत्रिम जो मानव द्वारा। प्राकृतिक निरोध से माल्थस का अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों के मृत्यु होने से है, जिसके कारण जनसंख्या पर प्राकृतिक रूप से नियंत्रण हो जाता है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया आदि। और अगला क्वेश्चन बच्चों है कि सामाजिक स्त्रीकरण दूसरा सिद्धांत क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण का दूसरा सिद्धांत क्या है? ये भी 3 नंबर का है।
तो सामाजिक स्त्रीकरण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है या परिवार और सामाजिक संसाधनों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जो है जुड़ा हुआ है। किसी मजदूरों की निम्न आय का मुख्य कारण क्या है? किसी मजदूरों की निम्न आय का मुख्य कारण क्या है? तो किसी मजदूरों की निम्न आय के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, उनका रोजगार असुरक्षित होता है। नंबर 2, अधिकांश कृषि मजदूर प्रतिदिन दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं। अगला नंबर, वर्ष के अधिकांश दिनों में उनके पास कोई काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि वन पंचायत के बारे में बताइए। अगला अर्थलघुत्तरीय प्रश्न है कि वन पंचायत के बारे में बताइए। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, उत्तराखंड में महिलाओं ने वन पंचायत की स्थापना की। वन पंचायत की महिलाएं पौधशालाएं बनाकर बच्चों छोटे पौधों का पालन पोषण करती हैं। इसके सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करते हैं। सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है? तो प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधनों का दूसरों की अपेक्षा अधिक बड़ा भाग होता है, जबकि कुछ लोगों के पास इनका अभाव होता है, जिसे जो है सामाजिक विषमता बच्चों कहते हैं। यानी विषमता, कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है, यानी एक समान ना होना। ठीक है बच्चों, वही सामाजिक विषमता है। देखो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को। समाजशास्त्र में हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है? समाजशास्त्र हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है? तो समाजशास्त्र यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए, तथा मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर जो है बढ़ना चाहिए। साक्षरता से आप क्या समझते हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, शिक्षित होने के लिए साक्षर होना आवश्यक है और साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्वपूर्ण साधन है। अब भारत का लगभग 2/3 भाग साक्षर है। देखो बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 6 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का? 6 अंकों का मिलेगा आपको लघुत्तरीय प्रश्न। जैसे समाजशास्त्र में सहज समान बोध है, क्या है? देखो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट के में मिल जाएगा। कक्षा 12 समाजशास्त्र के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनाई गई, प्लेलिस्ट से आपको सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे दोस्तों। देखो बच्चों, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा वो 8 अंकों का मिलेगा आपको। जैसे परीक्षा प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है प्ले लिस्ट पे मिल जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे।